आज हम करेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पाठ 9 टिकट एल्बम। इस कहानी के लेखक हैं सुंदरा राम स्वामी जी और ये कहानी एक बालप्रद कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। तो राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी हैं, यानी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। ये बात राजप्पा सारे लड़कों को कहता रहता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बात पे ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को वो दिखाया करता। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। तो जो स्कूल में पहली घंटी बजती है उससे पहले का जो समय होता है, नागराजन को घेर कर वहाँ के जितने भी बच्चे थे उस एल्बम को देखा करते थे। इतना ही नहीं, आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट, यानी जो ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं, वो सब लगा रहता था। कई लोग टोलियों में भी उसके घर तक पहुंच जाते थे उस एल्बम को देखने के लिए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। एल्बम को गोद में रख लेता था और एक एक पन्ना पलटता और लड़के बस खुश होते देख देख कर। और तो और कक्षा में जो लड़कियां थीं वो भी उस एल्बम को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थीं। उत्सुक यानी क्यूरियस। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। अगुआ होता है नेता। लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी। तेज तरार यानी जो काफ़ी एक्टिव होते हैं। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियों ने एल्बम देखा और फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। यानी जो राजप्पा था, वो जो उसके पास एल्बम थी उसे दिखा दिखाकर वो कक्षा में अपनी शान बना के रखता था। लेकिन जब से नागराजन के पास उसके सिंगापुर के मामा ने टिकट एल्बम भेजा था, तब से उसकी शान घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में भी काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने भी एक एक टिकट जमा किए थे। यानी राजप्पा ने बहुत मेहनत करके अपना टिकट एल्बम तैयार किया था। उसे तो बस एक यही धुन सवार रहती थी। धुन सवार होना यानी किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मन लगा के काम करना। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का टिकट लेता। इस तरीके से वो टिकट जोड़ता। बस शाम को जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना, चबेना होता है कोई भी चबाने वाला खाद्य पदार्थ, खाने की चीज़ को चबेना कहते हैं, लेकर निक्कर की जेब में, यानी जो वो हाफ पैंट पहनता था उसकी पॉकेट में भर लेता। खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। पगडंडियाँ होते हैं जो पतले पतले रास्ते बने होते हैं, खेतों में चलने के रास्ता बना होता है, उसे पगडंडियाँ कहते हैं। और वो इन सबको इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत करता था, मीलों दूर अपने दोस्त के घर जाया करता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। यहाँ तक कि सरपंच के लड़के ने भी उसका एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा ने मना कर दिया, क्योंकि राजप्पा को वो एल्बम बहुत प्यारा था और उसने उसको कहा घमंडी कहीं का। और राजप्पा उसको बड़बड़ाया और फिर उसे तीखा जवाब दिया। तीखा यानी करारा जवाब दिया कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है, क्या तुम उसे 30 रुपए में मुझे दे दोगे? ये बात सुनकर सारे लड़के ठहाका मार मार कर हंसने लगे, खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात भी नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके एल्बम की तुलना करना यानी किसी से कंपैरिजन करना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। सब कहते राजप्पा का एल्बम अब फिसड्डी है। फिसड्डी यानी जो काम में पीछे रह गया हो। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। उसने कभी नहीं चाहा कि मैं नागराजन का एल्बम देखूं। लेकिन जब दूसरे लड़के देख रहे होते थे तो नीची आंखें करके चुपचाप वो देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था। टिकट कम होने के बाद भी वो बहुत खूबसूरत था। उसे छू लेना ही बहुत बड़ी बात थी।
इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़े ही ना मिलेगा, वो तो सिंगापुर से आया था। एल्बम के पहले पृष्ठ पृष्ठ यानी पन्ने पर मोती जैसे अक्षरों में मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को भी कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है, और जब तक ये घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत यानी उस आखिरी समय तक ये एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने भी झट कॉपियाँ करके किताबों में टीप लिया। यानी टीपना और उतार लेना, ये सबको नकल करना कहते हैं। किसी चीज़ को देखकर नकल करने को टीप लेना कहते हैं। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। घुड़की होती है धमकी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। बाकी लड़कों में जो कृष्णन नाम का लड़का था, उसने कहा, जाजा जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। ईर्ष्यालु यानी जो जेलस होते हैं, जिन्हें जलन हो रही होती किसी चीज़ से। इस पर राजप्पा ने कहा, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने अपनी शान बघारी। शान बघारना यानी बड़ी बड़ी बातें करना। किसी भी विषय पर बड़ा चढ़ाकर कहने को कहते हैं शान बघारना। अरे, उसके पास जो टिकट हैं वह हैं कहीं तेरे पास? तो सबके सब जो थे उससे सवाल करने लगे। बस एक इंडोनेशिया का टिकट ही दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। कृष्णा यहाँ पर छेड़ रहा था उसे कि अपने एल्बम में कोई उसके एल्बम का एक भी टिकट दिखा दो तो मान जाए। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर से ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, तो यहाँ पर वो उसको छेड़ रहा था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त लगा लो, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा ही है तेरा एल्बम। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस जो एक झुंड में गाना गाया जाता है, उसे कहते हैं कोरस। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, क्योंकि अब तो सारे के सारे बच्चे राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी कह रहे थे। उसने कितनी मेहनत करके लगन से उसमें टिकट बटोरे थे। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया था, क्योंकि सिंगापुर से जो आए टिकट थे वो थोड़े अनोखे और खूबसूरत थे, और इस कारण नागराजन बगैर किसी मेहनत के एक ही दिन में मशहूर यानी फेमस हो गया था। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। वो अंदर से ही जल रहा था, परेशान हो रहा था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा था। लड़कों के सामने जाने में शर्म आती थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को वो टिकट की खोज करने लगता था, क्योंकि वो छुट्टी के दिन होते थे। मगर अब नहीं। अब वो घर घुसा हो गया था। घर घुसा जो घर में ही घुस के रह गया हो, बाहर ना जाता हो। दिन में कई बार अपने ही एल्बम को पलट के देखता रहता। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और फिर एक बार देखता। उस एल्बम से चिढ़ होने लगी थी उसे। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उसे अपनी ही चीज़ अब पसंद नहीं आती थी, क्योंकि कोई और उसकी तारीफ नहीं करता था। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर जाएगा। अब कोई ना कोई तरीके से वो नागराजन से उस एल्बम को लेना चाहता था। कितना भी अपमान कोई सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा जितना बड़ा टिकट होगा उतनी ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट है तो कीमती होगा, वह भला क्या समझे। ऐसा कह के वो अपने मन को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके पास जितने भी फालतू टिकट थे उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने ऐसे ही उल्लू बनाया है। इतनी चालबाजी करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए। नागराजन भला किस खेत की मूली है। तो वो अपने आप से ही बातें कर रहा था कि जैसे उसने बाकी लोगों से दो के बदले एक करके टिकट अच्छे से अच्छे खरीदे हैं, नागराजन से भी वो टिकट ले लेगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। क्योंकि वह वहां पे अक्सर आया जाया करता था, तो किसी ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास में एक कुर्सी पड़ी थी, वहां पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई।
कामाक्षी ने बताया, भैया शहर गए हैं। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? कामाक्षी ने राजप्पा से पूछा। तो राजप्पा ने हाँ कहने की बजाय हूँ कह दिया। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो राजप्पा ने पूछा, तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, भैया ने। वह फिर से कुड़ गया। उसको फिर से जलन हुई। बड़े से क्या मतलब है? आकार में बड़ा होने का मतलब एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। वो काफ़ी चिड़चिड़ा कर कामाक्षी को बता रहा था। कामाक्षी कुछ देर तक तो वहीं रुकी, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। उसमें वो कुछ ढूंढ रहा था। अचानक उसका हाथ एक दराज होती है जो ड्रॉर होती है, उसके ताले पर गया। उसने ताले को खींचा कर देखा तो वो लॉक था। क्योंकि वह खोलकर देखना चाहता था तो उसने मेज पर चाबी जो थी वो ढूंढ ली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर जल्दी से उसने उस ड्रॉर को खोला। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसके मन में छल कपट आ गया था। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और छुपाकर दराज को बंद कर दिया। सीढ़ियों से उतरकर वो अपने घर की तरफ चला गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी में यानी बुक शेल्फ के पास पहुंच गया और पीछे की ओर, जो पीछे का हिस्सा होता है, वहां पर उसने एल्बम को छुपा दिया और बाहर आकर झांका। उसका पूरा शरीर जलन से जल रहा था। क्यों? क्योंकि उसने गलत काम किया था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। अप्पू उसका दोस्त। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह बताई। यानी जो भी कुछ हुआ था अप्पू ने अपने शब्दों में राजप्पा को बताया और कहा, सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे। राजप्पा ने जब ये सुना तो ये बात उसको बिल्कुल अंदर से झटका लगा। लौट कर देखा तो एल्बम गायब था। राजप्पा चुप था लेकिन अंदर से परेशान था। उसने अप्पू को किसी तरह टाला कि यहाँ से वो जाए। उसके जाते ही उसने झट कमरे में दरवाज़ा जो था उसको बंद कर लिया। अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसने गलत काम किया था, इसलिए उसका पेट भरा भरा सा था। सारे घर जो था वो चिंतित हो गया था। उसका चेहरा भी भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की मगर अभी तो उसे नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसने गलत काम किया था। एल्बम सिरहाने यानी सिर के पास तकिए के नीचे रखकर वो सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर ही पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने ये बात राजप्पा से पूछी। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे नीचे रह गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। फिर सिर हिला दिया। अब चाहे वो कुछ भी सोच लो, हाँ या ना। कामाक्षी ने बताया होगा उसे। हमारे जाने के बाद खाली तुम ही वहाँ आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सारा शक उसी पर आ गया है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा था। उसके पापा शायद पुलिस को खबर देकर आए थे। अप्पू ने फिर से उसे बताया। राजप्पा फिर भी चुप रहा। राजप्पा ने जब ये सब सुना तो वो इसलिए चुप रहा कि वो क्या जवाब देता। अप्पू ने फिर बताया, उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं। बस एक पलक झपक के ही पुलिस की फौज हाजिर हो जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। आग में घी डालना यानी किसी की बात को बढ़ावा देना। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आया और अप्पू फिर चलता बना। अप्पू का भाई वहां आ गया और अप्पू को वहां से ले गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ यानी दरवाज़ा बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह से बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खटकी। साकल यानी जो कुंडी होती है, उसमें आवाज़ आई, पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। राजप्पा को लगा कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। भीतर साकाल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दें। नहीं नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ लिया जाएगा। अब वो कोई जगह ढूंढ रहा था जहां वो उसको छुपा सके। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वो नीचे आया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज ही रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी।
इस कारण राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। पिछवाड़ा यानी पीछे की ओर। जल्दी से बाथरूम में घुस गया और उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर, अंगीठी होती है लोहे या फिर मिट्टी का एक ऐसा बर्तन जिसमें आग जलाकर उसके ऊपर कोई काम किया जा सकता हो, और अंगीठी पर पानी गर्म करने की देगची चढ़ा रखी थी, यानी बर्तन चढ़ा रखा था। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया और एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, मगर वो इस डर से कि कहीं वो पकड़ ना लिया जाए, उसने उसको जला दिया। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीली तौलिया लपेट कर बाहर आ गया, ऐसा दिखाने के लिए कि वो नहा कर आया है। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर ही बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। तो वो उसको दोस्त समझ के बात कर रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। चेहरा उतरना यानी काफ़ी मायूस होना। काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? ये बात राजप्पा ने ऐसे पूछी जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। शायद दराज में। शहर से लौटा तो एल्बम गायब था। ये सब नागराजन ने उसे बताया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने चुपचाप आंखें पोंछ लीं। राजप्पा ने उसे पुचकारा, रो मत यार। वह फफक फफक कर रो दिया, यानी फूट फूट कर रो दिया। राजप्पा झट से नीचे उतर गया। 1 मिनट में वो ऊपर नागराजन के सामने था, यानी नीचे गया और फिर तुरंत ऊपर आ गया, और उसके हाथ में उसका खुद का एल्बम था। लो, ये रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसा क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अब इसे तुम रख लो। तो नागराजन ने जो था यकीन नहीं किया और कहा, बहला रहे हो यार? तो उसने कहा, नहीं नहीं, तुम सचमुच, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, ये कैसा चमत्कार है? नागराजन को तो अब यकीन ही नहीं आ रहा था। पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर गया था, वो रुआसा हो गया था। शायद वो पछता रहा था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? राजप्पा ने कहा, नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बिना किसी टिकट के? रोते क्यों हो यार? ले लो, इस एल्बम को तुम ही रख लो, इतनी मेहनत की है तुमने। नागराजन बोला। नागराजन उसे लेना नहीं चाहता था। भले ही उसका एल्बम खो गया था, लेकिन उसने राजप्पा का एल्बम लेने की बिल्कुल भी नहीं सोची। नहीं नहीं, तुम रख लो, लेकर जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा फिर से नीचे उतरा। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए और फिर उसने उसको धन्यवाद किया और नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात इसे जी भर के देख लूं, कल सुबह मैं तुम्हें ज़रूर दे दूंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। राजप्पा को सब पता था। उसने गलत काम किया था। उसने नागराजन का एल्बम जला दिया था और इसी बात का पछतावा था उसे। इसी कारण उसने अपना एल्बम राजप्पा ने नागराजन को देने का सोचा, लेकिन उससे नहीं रहा गया। इसलिए एक दिन के लिए उसने अपना एल्बम वापस ले लिया कि वो उसे जी भर के देख ले और फिर उसे वो दे देगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं कहानी से। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो उत्तर है, नागराजन के एल्बम पर उसके मामा ने उसका नाम लिखा था। साथ ही ये भी लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। यह एल्बम नागराजन का है। जब तक घास हरी है, कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल के लिए ये एल्बम नागराजन का है और उसी का रहेगा। इस पंक्तियों को पढ़कर कक्षा के सभी छात्राएं जो थे वो आश्चर्यचकित हो गए। उन पंक्तियों को अपनी कॉपी में उतारने लगे, यानी नकल करने लगे। इन पंक्तियों को लिखने का उद्देश्य ये था कि कोई भी नागराजन के एल्बम को ना चुराए। प्रश्न 2, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई? तो उत्तर है,
नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के कारण अब कोई भी राजप्पा के एल्बम को नहीं पूछता था। अब कक्षा के सारे छात्र छात्राएं राजप्पा को चिढ़ाने लगे कि उसका एल्बम कूड़ा है और इससे वो कुढ़ने लगा। अब उसका मन ना तो स्कूल जाने को करता, ना ही मेहनत करने को, और अब पढ़ाई लिखाई में भी उसका मन नहीं लगता था। प्रश्न 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो उत्तर है, एल्बम चोरी के समय राजप्पा का दिल जो था वो तेजी से धड़क रहा था। उसका पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। घर पहुंचने पर रात को उसने खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था, उसे नींद भी नहीं आई। अंत में उसने एल्बम को तकिए के नीचे रखा और सो गया। प्रश्न 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? तो उत्तर है, नागराजन का एल्बम चोरी होने के बाद राजप्पा के घर अप्पू आया। अप्पू उसका दोस्त। उसने बताया कि अंतिम बार तुम्ही को घर पर देखा गया था। नागराजन के पिता पुलिस दफ्तर में काम करते हैं और वो जल्द ही पुलिस से शिकायत कर देंगे। इन सब बातों का असर राजप्पा पर बहुत बुरी तरह हुआ। उसे हर पल पुलिस की आहट सुनाई देने लगी। अंत में उसने थक हार कर एल्बम को अंगीठी में जलने के लिए डाल दिया। प्रश्न 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट को तुलना मधुमक्खी से क्यों की? तो जो टिकट इकट्ठा करता था, इसकी तुलना मधुमक्खी से क्यों की गई है? उत्तर है, राजप्पा टिकट एल्बम इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करता था। वह छुट्टी के दिनों में मीलों पैदल चलकर टिकट इकट्ठा करता था। कभी कभी वह 2 टिकट के बदले 1 टिकट लेता था। जिस प्रकार मधुमक्खी एक एक बूंद शहद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी टिकट इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करता था। तो ये तो हो गए प्रश्नोत्तर। चलिए इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। शब्द अर्थ, पहला, चबेना। चबेना होता है चबाने के लिए भुने हुए चने या फिर कोई खाद्य पदार्थ। अगवा होता है नेता। पगडंडी होता है पैदल चलने के लिए बना हुआ रास्ता। टीपना यानी नकल करना। घुड़की देना यानी धमकाना। बघारना यानी अपनी होशियारी दिखाने के लिए किसी बात की चर्चा करना। कोरस होता है एक साथ मिलकर गाना। खलना, बुरा लगना। साकल खिड़की होता है कुंडी की आवाज़ आना। सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रहना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। आग में घी डालना यानी गुस्से या चिंता आदि को और भी ज़्यादा बढ़ाना। चेहरा उतरा हुआ होना यानी निराश होना। तो ये शब्द अर्थ हो गया, प्रश्न उत्तर हो गए और कहानी हो गई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।